नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का जीआरएफ एज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है, जिसकी आज क्लास 9th है। तो मेरी जितनी भी क्लासेज है वो सारी एक सीरियल में चली हुई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 में जो इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया है। तो इसको हमने अपनी क्लास 6 से स्टार्ट कर लिया है। तो हमने अपने पूरे पेपर को एक सेगमेंट में बांटा है, जिसमें हम हर दिन ओनली 10 क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, जिससे आपके 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू हो जाते हैं आपके 30 कॉन्सेप्ट से। अगर हर दिन आप 30 कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये मोर देन इनफ है और 10 डेज में हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं 50 क्वेश्चन वन पार्ट में बना दूँ और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बना दूँ, लेकिन इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप हर दिन इन 30 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसमें हम हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। इसलिए क्वेश्चन हमने कम रखे, हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं एक क्लास में। तो जैसा कि पता है कि हर शाम 6 बजे चैनल पर क्लास अपलोड कर दी जाती है, तो आप इजीली असेस कर पाओगे। हर शाम 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी नेक्स्ट पार्ट की। और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक अहम भूमिका निभाते हैं। उनको अच्छे से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन में आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, आप उन्हें समझ पाओगे, जो आपकी एग्जामिनेशन को और अच्छा करने में मददगार होंगे। ओके, तो जेआरएफ एज के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी ये बता दूं आपको कि जितने भी ये प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग क्लासेस की बनाई हुई है, तो आई बटन पर क्लिक करके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इजीली असेस कर पाओगे सारे के सारे क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 31। हमने पहले 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आता है हमारा 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइकली टू लीड एन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ अ कंट्री करेंसी। के नीचे कौन कौन से ऐसे तत्व है जो लीड करते हैं कि एक कंट्री में करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ। तो करेंसी में एप्रिसिएशन होने का मतलब है जब आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अनदर करेंसी से आपकी जितनी भी दूसरी करेंसी है उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। ओके, तो जब एप्रिसिएशन होता है किसी कंट्री की करेंसी में, तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी में, सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इम्पोर्ट एक चीपर हो जाता है। और उसका सेकंड हो जाता है हमारे जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं हमारे बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है स्लो डाउन। तो चलिए अब हमने इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लिया है कि हमारी करेंसी एप्रिसिएशन है। अब हम इसके ऑप्शन पर आते हैं। सबसे पहले आती है हायर रियल इंटरेस्ट रेट, कि रियल इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है अगर हम करेंसी को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्या इन्फ्लेशन लोअर हो जाती है, या फिर हायर इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ता है अगर हम करेंसी को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर लार्ज करंट अकाउंट डिफिसिट, हमें बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट में डिफिसिट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम इसको देखते थे। अगर हमारी कंट्री में हो जाता है इम्पोर्ट हो जाता है चीपर, इसका हमारी कंट्री पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्पोर्ट करेंगे, जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो खतरे में पड़ जाएंगी, राइट। अगर हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ऐसी कौन कंट्री है जो हमारी देश से एक्सपोर्ट करेगी। इससे क्या इफेक्ट बढ़ जाता है, एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और हमारी इन्फ्लेशन एकदम लोअर हो जाती है। जब भी हमारी इन्फ्लेशन लो होती है तो उससे क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है,
हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो एक तो हो गया हमारा कि हमारी जो है लोअर हो जाती है इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन सी कहाँ है, जहाँ पर नहीं उसको डिडक्ट कर दिए। अब हमें ए और बी में देखना है, जैसे कि हायर रियल इंटरेस्ट रेट और हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसके लिए आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हायर रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एप्रिसिएशन से रियल इंटरेस्ट रेट हमारा हाई हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, हायर रियल इंटरेस्ट रेट और हायर नॉमिनल। जैसे रियल इंटरेस्ट रेट और एक आ गया हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जो हायर इंटरेस्ट, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, इसमें हम इन्फ्लेशन की इफेक्ट को देखते हैं, राइट। जो नॉमिनल, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, जब भी हमारा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है हमारा 8%, ओके, और इसमें इन्फ्लेशन है हमारी 6%, इसमें इन्फ्लेशन है। तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि अगर हम इन्फ्लेशन को इसमें एक्सक्लूड करते हैं, अगर इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जैसे अगर अनदर एग्जांपल, ये हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 3% और उसमें कितनी है, 2% है उसमें इन्फ्लेशन। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें जो वो 1% का मार्जिन होगा वो होगा हमारा, इन्फ्लेशन को हम डिडक्ट कर जब करते हैं तो होता है हमारा रियल इंटरेस्ट रेट, ओके। अगर इन्फ्लेशन, तो इसमें क्या होता है, तो हमारी इन्फ्लेशन वैसे ही लो हो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो हमारा इससे कम होने वाला है, हायर नहीं, लोअर होने वाला, कम। अगर हमारा करेंसी एप्रिसिएशन होता है तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा हमारा, हाई, जब हम करेंसी को एप्रिसिएट करते, ओके। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारा 32। अरेंज द की स्टेप इन डेवलपिंग अ परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट प्लेस इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस में बताना है, जैसे जैसे एक ब्रांड की पोजीशन को हमने डिटरमाइन करता है तो मार्केट प्लेस में किस तरह करेंगे, इसकी हमें एक पूरा सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई सेट ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स, और बी है कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर कस्टमर्स स्कोर ईच ब्रांड ऑन ऑल की एट्रीब्यूट्स, सी है पुट ब्रांड ऑन 2 डायमेंशन मैप, और डी है एग्रीगेट ऑल ब्रांड बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी, और ये है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट कस्टमर यूज व्हेन चूजिंग ब्रांड यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जैसे हमने ये पढ़ा, इसमें हम दो में कनेक्शन फील कर रहे हैं। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च ये कह रहा है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करो ये जानने के लिए कि कस्टमर किन एट्रीब्यूटों की वजह से एक ब्रांड को चूज करता है। और ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि अब आप कंडक्ट कर दो क्वालिटेटिव रिसर्च को, जिससे कि हर एक कस्टमर ईच ब्रांड के ऑल स्कोर करेगा जितने भी एक ब्रांड में एट्रीब्यूट होते हैं। तो हमें ये लगा कि पहले ई आएगा, ई के बाद ही हम क्या करेंगे, बी। तो सबसे पहले हम ई और बी देखेंगे, ई पहले है और बी बाद में, ओनली ऑप्शन बी में है। अगर आपको ज़्यादा नहीं देखना है, आपके पास टाइम कम है, तो आप सीधा क्या है आंसर लगा सकते हो इसका, इस पर, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। एग्जामिनेशन में इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीगेट ऑल ब्रांड बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। जैसे कि हमारा साबुन है, सोप है, अब हम ऑल ब्रांड को देखेंगे जो इस कैटेगरी से, ब्रांड कैसे हो गया हमारा, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, और उसके बाद हमारा हो गया जो भी हो गया, डव हो गया, पियर्स हो गया, डिफरेंट प्रकार के साबुन क्या है और उनकी ब्रांड क्या है, अलग अलग है। इनको हम ऑल ब्रांड को एक ही कैटेगरी से संबंधित है एग्रीगेट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेट ऑफ कंपीटिंग ब्रांड, अब इनके सेट बना देंगे जो एक दूसरे को कंपीट कर रही है उन ब्रांडों की, ओके। और थर्ड में हम क्या करेंगे, अब हम क्या क्वालिटेटिव, ये हमें कह रहा है कि हमें
हर एक ब्रांड के एट्रीब्यूट को जानना है जिनके बेस पर एक कस्टमर किसी ब्रांड को चुनता है। तो इसका हमें क्वालिटेटिव रिसर्च हमें कंडक्ट करना पड़ेगा, इससे हमें पता लगेगा। और हम अब क्वालिटेटिव रिसर्च कर लेते हैं और वो स्कोर जान देते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है जो एक ब्रांड में होने चाहिए जिसको कस्टमर स्कोर करता है। जैसे कि अगर हम लक्स ले रहे हैं, अगर हम डव लाइफ बॉय हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्या देता है, जर्म से प्रोटेक्शन दे रहा है, इस पर एक एट्रीब्यूट होगा। जो डव है ये हमें एकदम मुलायम स्किन प्रदान करता है, जो कि ये ब्रांड दावा करती है। तो उस हिसाब से किस एट्रीब्यूट के हिसाब से कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लेता है, ब्रांड को करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन लास्ट में, अब हम पुट ब्रांड ऑन 2 डायमेंशन मैप, राइट। अब आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम अंत में करते हैं, न्यूमेरिकल है। अब आ जाते हैं हम 34 तक। 34 बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, बताइए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नहीं है। सबसे पहले सेल टाइटल टू अ बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू। हम टाइटल को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं किसी वैल्यू से, बल्कि किसी वैल्यू को, जैसी वैल्यू से हम कोई वैल्यू है या फिर इसमें हम कर सकते हैं कोई वैल्यू हम पे कर रहे हैं, इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, उसका टाइटल प्रदान कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। और दूसरा वाले फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, इजी नेगोशिएबिलिटी, या फिर ट्रांसफर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट टू कैश होते हैं। कैश के सब्स्टिट्यूट में इसे यूज किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें स्पेसिफिक दिन पर पेमेंट करूंगा, और ये स्पेसिफिक पेमेंट हो सकता है, अगर 3 मंथ्स हो सकता है कि 3 मंथ बाद मैं तुम्हें इतने पैसों की पेमेंट करूंगा, तो उसके रिटर्न में लिख कर देता है। तो ये होते हैं एक प्रकार के सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, हम कैश ना देकर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, तो नेगोशिएबल पहले इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारा 1881, तो आपको ये भी पढ़कर जाना है। इससे तो सिंपल क्वेश्चन ये आया है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जैसे प्रॉमिसरी नोट हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, प्रॉमिसरी नोट जो कि सेक्शन आते हैं आपके सेक्शन 4 के अंतर्गत। और उसके बाद आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है आपका 3 होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक होता है हमारा चेक जो कि सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। तो इन सबको आपके अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पढ़ाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। तो इसकी जो मेन जो अजम्पशन है उसे समझ लेना चाहिए। ये क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफर होते, इलिजिबल नेगोशिएबल है। ये क्या होते, अनकंडीशनल होते हैं, ये किसी वैल्यू के ऊपर नहीं दी जाती है। क्या होते हैं, अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीक्वेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है एक। जैसे कि कल भी हमने बहुत सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी दूसरा आ गया। 10 क्वेश्चन में 2 सीक्वेंस आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट इन सीक्वेंस को अच्छे से समझना। तो ये सीक्वेंस है फॉलोइंग स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ओके, कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस बताए, जो जैसे हमें पता है कि ये होता है जिसमें हम एसेट को कन्वर्ट करते हैं, अपनी एसेट जितनी भी होती है उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी के ऊपर। मार्केटेबल सिक्योरिटी में हम उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि मैक्सिमम ये लोन होते हैं ताकि उनसे हम क्या सकते हैं, पैसा कमा सके, राइट। तो ये हो गया हमारा सिक्योराइजेशन। और उसके बाद इसका सीक्वेंस पूछा गया है, तो हमारा जो ऑप्शन ए कह रहा है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू ट्रेडेबल सिक्योरिटी टू फाइंड द परचेज ऑफ पोल ऑफ एसेट। ऑप्शन बी है एसपीबी सब कॉन्ट्रैक्टर और सोर्स द originator for collection of interest and principal payment on the pool of asset, या फिर SPV repay the
fund to the investor or cash flow arise on the pool of asset. Option D, originator maker of pool of asset and sold it to the SPV, या फिर SPV pays the fund the originator for pool of asset. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सिक्योरिटाइजेशन होता है उसका मीनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ एसेट, स्पेशली लोन जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में बदलते हैं. मेन पर्पज होता है राइजिंग कैश बाय सेलिंग देम टू अदर इन्वेस्टर. ओके, कि दूसरे इन्वेस्टर को हमें इसे सेल करके हम राइज कैश करते हैं. राइट, तो अब इसकी सीक्वेंस देखो. तो सबसे पहले हमें क्या लग रहा है, जैसे कि अगर हम पढ़े तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन डी लग रहा है कि सबसे पहले जो ऑरिजिनेटर मेक अ पोल ऑफ एसेट और इसे बेच देता है, जैसे हम कहता है कि अपनी एसेट को बेच देता है एसपीवी को. तो सबसे पहले ऑप्शन तो यही होगा जहां पर डी है. डी फर्स्ट ये तो इन ए और डी को हम डिडक्ट कर देते हैं, इनको एलिमिनेट कर देते हैं. अब हमारे पास दो ऑप्शन, ये हमसे क्या कह रहे कि आपका लास्ट पॉइंट आएगा सी. सी पर देते हैं एसपीवी रीपे द फंड टू द इन्वेस्टर और कैश फ्लो अराइज ऑन द पूल ऑफ एसेट. तो अब आ जाता है हमारा ऑप्शन बी क्या आएगा, जैसे ऑरिजिनेटर मेकर और पोल ऑफ एसेट एंड सोल्ड इट टू एसपीवी. उसके बाद अब क्या करेगा, एसपीवी सब कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्डिनेटर फॉर 1 मिनट. आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से बीच बीच में मुझे खांसी आ रही है, इसके लिए मुझे रुकना पड़ा. तो चलो कंटिन्यू कर देते हैं अपनी क्लास को फिर से. तो एसपीवी सब कॉन्ट्रैक्ट द ऑरिजिनेटर फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन द पोल ऑफ एसेट. तो उसके बाद वो क्या करेगा, ऑरिजिनेटर को करेगा कि कलेक्शन करो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन पोल ऑफ एसेट. अगर हमने पता लगा लिया कि डी के बाद बी है तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी. और उसके बाद भी हमें क्वेश्चन को तो पूरा पढ़कर जाना है. अब थर्ड में क्या करेगा, अब स्पेशल पर्पज व्हीकल इशू ट्रेडेबल सिक्योरिटी टू फाइंड द परचेज ऑफ पोल ऑफ एसेट. अब वो देखेगा कि परचेज को फाइंड करेगा जब वो एसेट को पोल करेगा. और लास्ट में वो क्या करेगा, जो सेकंड लास्ट स्टेप आएगा, एसपीवी पे फंड द ऑरिजिनेटर, पे उनको फंड कर देगा ऑरिजिनेटर को फॉर द पोल ऑफ एसेट. उनको उन्होंने पैसे दे दिया और अंत में क्या करेगा, एसपी रीपे फंड टू द इन्वेस्टर कैश फ्लो अराइज ऑन द पोल ऑफ एसेट. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं ना, हमने सिक्योरिटाइजेशन की देख लिया कि इस तरह से हम इसमें क्या हो जाता है, एसेट को बदला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी में, स्पेशली लोन्स को, ताकि हमारे पास कैश आ जाए. लेकिन ये जो प्रोसेसेस होती है ये हमने काफ़ी कम पढ़ी होती है, लेकिन जो भी एग्जामिनेशन में प्रोसेस होती है ये आपकी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगी, ना आपको इंटरनेट पर मिलेगी. जब ये क्वेश्चन पेपर आ जाता है उसके बाद ये इंटरनेट पर, जैसे टेक्स्ट बुक के पास क्वेश्चन होते हैं, हाँ वहाँ पर हम असेस कर पाते. अदरवाइज ये कि हर बार आपको न्यू ही प्रोसेस देखने को मिलेगी, इसलिए इनकी मीनिंग को अच्छी तरह से समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब आते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिर से कहाँ से है, आज हमने क्वेश्चन 2 देख ली हमारे लीगल एक्सपेक्ट से, तो ये क्वेश्चन भी लीगल एक्सपेक्ट से है. In which of following case the agreement in void ab initio? In which of the following cases the agreement void ab initio? जैसे नाम पता है, इसका मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट बताओ जिस दिन वो स्टार्ट हुआ वो पहले ही से क्या है, व्यर्थ है एकदम, बल्कि इनिशियल से ही वो एकदम व्यर्थ है. तो ऐसे एग्रीमेंट को बताओ. सबसे पहला है मिस्टेक इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन. वो ये वाला जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा. या फिर मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद, हमने क्या कर दी, गलती कर ली पर्सन को पहचानने में. हम करने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बी के साथ. अब आता है हमारा सी, मिस्टेक एज अ नेचर ऑफ करेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट की वजह से हो जाता है. या फिर बाइटरल मिस्टेक, और ये आ जाता है यूनिलेटरल मिस्टेक. तो इसका सबसे पहले हमें ये समझना, एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन को. जैसे हमें पता है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन वाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, वाइडेबल आते हैं, वाइडेबल. राइट, ये वाइड और वाइडेबल में ये फर्क होता है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट
को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस पर फ्रॉड हुआ है जिस पार्टी पे, अगर वो इसके एलिगेशन ही नहीं लगाती, चुपचाप पड़ी रहती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता है ये पूरा का पूरा होके रहेगा। जैसे इसमें कंसेंट भी आ जाती है। अगर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरी कंसेंट नहीं ली गई है वो कोर्ट में जाता है, तब ये बाद में क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह वाइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन वो चुपचाप बना रहता है और डर के चुप कर बैठा रहता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। तो इसे कहते हैं वाइडेबल। वाइड होता है जो एकदम व्यर्थ है, जो कि अब एक्सरसाइज नहीं होगा, राइट। तो अब आता है हमारा मिस्टेक एज, ये हमारा हो जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने मिस्टेक कर ली पहले ही व्यक्ति को पहचानने में और रिटर्न डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पर आ जाता है, फिर हमने ए को पहले ही एनिमिलेट कर दो, ए हमारा ऑप्शन इसमें आता है। अब आ जाता है हमारा बी भी हमारा करेक्ट है, सी भी। अब डी और ई में हम फंस जाते हैं अगर हमें पता ना हो। लेकिन जो बाय ट्रियल मिस्टेक होती है, जब दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है, जब दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है तो उसे कहते हैं बाय ट्रियल मिस्टेक। तो जब दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है तो उसको क्या कहा जाते हैं, तो वो होगा पहले से व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे कहा जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जो यूनिलेटरल मिस्टेक होती है ये भी कहीं ना कहीं हमारा वाइडेबल हो जाता है, ना कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक ही पार्टी मिस्टेक करती है, दूसरी पार्टी मिस्टेक नहीं करती, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये वाइडेबल की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा बी, सी और डी। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से हमारा आ गया इसके ऊपर कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लायबल एज असर्शन ए एंड द अदर इज लायबल एज और रीजन। तो ये असर्शन एंड रीजनिंग से है। कहती असर्शन कहती है, ए कहती है कि प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। जब हम प्रॉमिस करते हैं तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं, और इसका रीजन है, बताता है कि क्यों एक प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है। क्योंकि एन एग्रीमेंट इज सम ऑफ टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब हम ऑफर को कर लेते हैं प्लस एक्सेप्टेंस के साथ, तब एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू होता है प्रॉमिस के, और प्रॉमिस को बता रहा है कि प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोथ ए और आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों ठीक है लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, हाँ। और थर्ड शायद यहाँ से है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, और फिर ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। जैसे कि हमने देख लिया, सबसे पहले हमें देखना होता है स्टेटमेंट दोनों सही है, और एक दोनों को ये क्या रीजन दे रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोथ ए और बी आर करेक्ट, एंड इसकी ये राइट एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन 38, क्योंकि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सिडरीज नॉट ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो जितनी भी सब्सिडरी है, जैसे कि आरबीआई की सब्सिडरी होती है, इसमें बताओ कि कौन सी एक ऐसे नीचे है जो कि सब्सिडरी नहीं है। तो सबसे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी सब्सिडरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है, राइट। तो इसकी सब्सिडरी क्या है, चलो इसमें आपको थोड़ा बहुत बताओ। 3 तो ये होगी, एनएचबी और नाबार्ड और डीआईसीजीसी, और जो इसका एक और है, जैसे कि हो गया आपका BRBNBPL, राइट। जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यार मैं लिखती बहुत बुरा हूँ, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और उसके बाद आ जाता है हमारा रिपीट। चलो पेन ही बदल लेती हूँ। तो रिबीट का अंतर होता है हमारा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड।
रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये हो गए हमारे दो, और थर्ड में आ जाएगा हमारा IFTA। चलो आप इसकी फॉर्म को आप गूगल कर लेना। IFTA बता देती हूँ मैं, आप लिख लो। मैंने कहा था आपको जब भी आप क्लास में हो तो कॉपी पेन लेकर आओ। IFTAS की फुल फॉर्म है जैसे इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, और उसके बाद आ जाता हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा RBIH, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये हमारे जितने भी हो गए, हमने कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। ओके, आई होप ये समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आते हैं अब क्वेश्चन अपने 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स से। ये कहता है कि सीक्वेंस द फ्लोइंग स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कि आप बताओ कि सिमेट्रिकल के हिसाब से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, जो सबसे कम सिमेट्रिक है और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो इस चीज़ को बताओ। तो ये क्वेश्चन है कि जेड, जैसे हमारा ऑप्शन है जेड डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें वैल्यू बराबर नहीं होती, तो ये बन जाता है हमारा ओनली ऐसे वाला। तो ये सबसे कम सिमेट्रिकल होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमें ये भी पता होता कि यूनिफॉर्म सब डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम सिमेट्रिकल होता है, तो इसका ऑप्शन हम सीधा निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि ई सबसे पहले ऑप्शन सी में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। उसके बाद क्या होता है, आ जाता है हमारा चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये राइट सीक्वेंट होता है, मतलब कि इस तरह का ये होता है, इस तरह का, और राइट की तरफ ऐसे सीक्वेंट होता है, राइट। तो ये भी पूरी तरह सिमेट्रिकल नहीं है। जो उसके बाद आ जाता है हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये भी ज़्यादा से ज़्यादा राइट की तरफ ही झुका होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो इसको मैं यहाँ पर बनाती हूँ। इसका कर्व कैसा बनता है, ये सेम होता है हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी जो ये थोड़ी लंबी होती है। यहाँ से जो टेल है, यहाँ पर जो इसका टेल नहीं कहते, जो उसका टॉप होता है ये थोड़ा हैवियर टेल होती है इसकी। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इस तरह का होता है ना, जिसमें कि मेन मीडियन मोड बराबर होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ऊपर होता है नॉर्मल का। तो ये भी पूरी तरह एक सिमेट्रिकल नहीं है। जो हमारा बाद में जो जेड टेस्ट आता है ये पूरी तरह सिमेट्रिकल होता है। ये एकदम पूरा, यार कैसा बन रहा है, पूरी तरह सिमेट्रिकल होता है कि ये होगा पूरी तरह आपका इसमें, जिसमें आपका मेन इज इक्वल टू और मोड, मेन मीडियन मोड आपके इज इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्राइव ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आप बताएं कि कौन सा ड्राइवर है नीचे जो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के जो डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में। तो सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन ग्लोबल साउथ, या फिर डायनामिक एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रमोशन रीजनल ग्रुप, या फिर डी रेगुलेटेड कैपिटल एंड पोर्टफोलियो फ्लो, या फिर डेमोग्राफिकल डिवाइडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। जिससे हमें पता लगता है कि जो पूछ रहा है कि डिजिटली इंटरकनेक्ट वर्ल्ड से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ के कौन कौन ड्राइवर है। अगर हमें थोड़ा पता, हमें लग रहा है ऑप्शन ई जो है रिलेवेंट है इसके हिसाब की, डेमोग्राफिकल डिवाइडेंड। हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिकल से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किया हुआ है, जैसे एशिया को डेमोग्राफी डिवाइड किया जाता है। जितने भी हमारे जो FTA के अंतर्गत आ जाए, नाफ्टा साफ्टा हो गया, उस तरीके से डिवाइड करते हैं और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उस कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं जहाँ लो कॉस्ट है। तो ये भी क्या एक ग्रोथ दे रहा है इंटरनेशनल बिजनेस को। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, हर एक ऑप्शन में है। अब जो सेकंड है हमारा
जैसे हमें लग रहा है ऑप्शन बी डायनामिक एक्सचेंज इंटरनेट इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित ही नहीं है, ये हमारा इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट की बात हम कर सकते, तो हमारा बीओपी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बी हमारा बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो बी को भी हम डिडक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी में हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। जो ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रोमोटिंग रीजनल ग्रुप, हम क्या करते हैं फॉर्मेशन कर रहे हैं और ट्रेड प्रोमोटिंग रीजनल ग्रुप, तो ये भी एक इसका जो रिलेवेंट आंसर नहीं है। जो हमारा जो एक है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन ग्लोबल साउथ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी ई। जो हमारा स्ट्रॉन्ग कंजप्शन है, कंजप्शन सॉरी मैंने कंपटीशन बोल दिया होगा, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन ग्लोबल साउथ है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कुछ ऐसे देश जो कि साउथ से कहने का मतलब इनका अभिप्राय ये है कि मैक्सिमम वो देश जो अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा ब्रॉडली कंट्री जो रीजन इन अफ्रीका में आते हैं, तो इसमें इंक्लूड होते हैं अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा आ जाता है आपका लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका और आ जाता है आपका कैरिबियन, और उसके बाद एशिया, एशिया भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है विदाउट एशिया को किया जाएगा विदाउट, ना ही इसमें इजराइल आएगा, ना इसमें जापान आएगा और ना ही इसमें साउथ कोरिया आएगा। ओके और उसके बाद आ जाता है ओशेनिया, इसमें आ जाता है ओकेनिया, कहते हैं ओकेनिया होगा ये ओकेनिया। जो ओकेनिया है इसमें हम करेंगे विदाउट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, विदाउट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके तो ये है आपका क्वेश्चन 40। तो इसी को कहा जाता है एक टर्म है जो स्पेसिफाई करती है इन सारी कंट्री को। ओके इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे हमने 40 कर लिए, लेकिन आज हम ग्रेस के साथ चलते हैं। आज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉनिकल लेजर से संबंधित, कि अरेंज द प्रोसीजर टू मेक पेमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल लेजर। जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिकल लेजर क्या होता है। एक समरी कंटेन करता है पेमेंट की, जो टैक्स पेयर के द्वारा पेमेंट दी जाती है। टैक्स पेयर जितनी भी पेमेंट्स करता है और जितनी भी पेमेंट्स करता है, डिपॉजिट करता है, उनको एक जगह समरी के साथ कंटेन करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी है अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसको अपने टैक्स को पे करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करेगा। लेकिन अब इसका क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपनी जो टैक्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया कि जनरेशन ऑफ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, amount credited to electronic cash ledger. Option B है from GST PMT 07 and correction in electronic cash ledger। जैसे करेक्शन की बात, जब हमने पूरी तरह अपनी पेमेंट भर दी होगी उसके बाद ही हम करेक्शन करेंगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बी हमारा ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। चलान ऑफ, जैसे कि चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड मैंडेट फ्रॉम पेमेंट थ्रू नेफ्ट और आरटीजीसी मोड, और जनरेट द चलान इन फॉर्म ऑफ जीएसटी पीएमटी 6 फ्रॉम पोर्टल एंड एंटर द डिटेल। और ये है अमाउंट एज पर पेमेंट रूल कैन बी डिपॉजिट बाय यूजिंग इंटरनेट बैंक और डेबिट। जैसे कि हम सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि डी, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे पोर्टल पर जाएंगे और अपनी एंटर करेंगे डिटेल। राइट, तो सबसे पहला तो हमारा डी हो जाएगा। डी हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे अमाउंट एज पर पेमेंट। हमने डिटेल भर दी, अब जितना भी अमाउंट है हमें डिपॉजिट करना है उसको हम पे करेंगे यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ये हमने कर दिया, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी की तरफ। हम क्या करेंगे, जितने भी हम चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड मैंडेट फ्रॉम पेमेंट, जिसको हमने किया है थ्रू एनएफटी और आरटीजीएस मोड में। ओके, उसके बाद ए ऑप्शन जनरेट चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अमाउंट, जितना भी क्रेडिट कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में।
जितना भी हमने टैक्स पे करना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन 3। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ नॉट जस्ट केयरिंग, ये भी बताता है कि आप कितने हम्बल हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन और मोरल दोनों का बूस्टअप मिल जाता है। और इसमें हो सकता है कि शायद कहीं कोई छूट रहा होगा, कोई ऑप्शन छूट रहा होगा या फिर कोई कमी रह रही होगी, तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे साथ कम्युनिकेशन कीजिए और बताइए, ताकि मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा है। आई होप ये सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी स्टडी को एक बूस्ट अप देगा। थैंक यू वेरी मच। और हम कल मिलते हैं शाम 6 बजे एक इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।